140 करोड़ लोगों का देश, जिसमें ज्यादातर पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। उसमें भी हमारे पास कितने सारे स्पोर्ट्स हैं। हम क्रिकेट में अच्छा करते हैं, हम ओलंपिक्स में भी मेडल लाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि स्पोर्ट्स टैलेंट अच्छा नहीं है। ये लगाओ, तकरीबन तकरीबन $4 ट्रिलियन से बड़ी हमारी इकोनॉमी है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब अच्छा खासा है देश में। उसके बावजूद भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप तो छोड़ो, एशिया कप, एएफसी एशिया कप 2027 तक में क्वालिफाई नहीं कर पाई। हाँ, और तो और 2025 में सितंबर में बांग्लादेश से फुटबॉल मैच हार गई, वो भी 22 साल बाद। इतना बड़ा डाउनफॉल चल रहा है इंडियन फुटबॉल टीम का। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर फेडरेशन कर क्या रहा है, और आखिर हम कब जाके अपनी पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे इंडियन फुटबॉल के लिए। आज इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं द्रोण, और ये है टॉकिंग द्रोण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें ऐसी कई कहानियां दिखाई देती हैं जिन पर आज हम शायद विश्वास भी ना करें। एक ऐसा समय था जब भारत एशिया की सबसे मजबूत फुटबॉल टीमों में गिना जाता था, जब जापान, कोरिया, सऊदी अरेबिया इन सबको भारत के पीछे माना जाता था। यहाँ तक कि भारत ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचा था फुटबॉल में, और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन फिर सब कुछ ऐसा बदला कि आज फुटबॉल धीरे धीरे इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। देखो, भारतीय फुटबॉल की कहानी जो है वो ब्रिटिश टाइम पे शुरू होती है। तो जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में आए तो अपने साथ फुटबॉल को भी लेकर आए, और उस समय कोलकाता में, जो उस समय ब्रिटिश की राजधानी थी, उसको खेला जाता था। तो शुरू में फुटबॉल सिर्फ अंग्रेज खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीय युवाओं ने भी इसमें रुचि दिखाई। इसी दौरान नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी नाम के एक युवक ने इस खेल को सीरियसली खेलना शुरू किया और अपने दोस्तों को भी अपने साथ फुटबॉल खेलने ले जाना चालू कर दिया। एनपी सर्वाधिकारी को ही इंडियन फुटबॉल का फादर कहा जाता है। और फिर 1889 में मोहन बगान, जो भारत का पहला फुटबॉल क्लब है, एस्टैब्लिश हो गया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक भारतीय क्लब भी एस्टैब्लिश हो सकता है। और 1911 में FIS शील्ड के फाइनल में पहुंचकर मोहन बगान ने ना सिर्फ सबको गलत साबित किया, बल्कि ब्रिटिश सेना की ईस्ट यॉर्कशायर टीम को हराकर, उस फाइनल को जीतकर ये साबित किया कि भारतीय बेहतरीन फुटबॉल खेल सकते हैं। जब किसी ने भारतीय टीम से जीतने की उम्मीद नहीं की थी, तब भी मोहन बगान ने यह साबित करके दिखाया कि अगर भारतीयों को सही मौका मिले तो वो किसी को भी फुटबॉल में हरा सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। 1950 में भारत ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हालांकि बाद में टूर्नामेंट में नहीं गई, क्योंकि फेडरेशन का मानना था कि ओलंपिक्स खेलना ज्यादा जरूरी है और वो दोनों टूर्नामेंट में टीम को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इसके बाद पिक्चर में आए सैयद अब्दुल रहीम। उनकी लीडरशिप में भारतीय टीम ने डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना शुरू किया। 1951 में एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1956 ओलंपिक में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा, और इसी टूर्नामेंट में नेविल डिसूजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जो ओलंपिक फुटबॉल इतिहास में किसी भी एशियाई खिलाड़ी द्वारा लगाई गई पहली हैट्रिक थी। 1962 एशियन गेम्स में भारत ने फिर गोल्ड मेडल जीता, और 1964 AFC एशिया कप में सेकंड आया। ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया जापान, कोरिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, एशिया की हर टीम से आगे था फुटबॉल में। यहां तक कि आज जहां हम क्वालिफाई करना तो छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं आते, उस टाइम पर हम एशिया की नंबर 1 टीम थे। लेकिन 1960s के बाद सब कुछ बदलने लगा। 1963 में सैयद अब्दुल रहीम की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। और दूसरी तरफ जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया ने प्रोफेशनल फुटबॉल इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया। उन्होंने कोचिंग, एकेडमी, लीग और टैलेंट के विकास में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि भारत कहीं खड़ा ही नहीं हो पाया। और फिर 1983 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। इसके बाद भारत में स्पोर्ट्स का बैलेंस पूरा बिगड़ गया। सारे इन्वेस्टर्स क्रिकेट की तरफ जाने लगे, टेलीविजन कवरेज क्रिकेट को मिलती थी, सारे युवा खिलाड़ी क्रिकेट की ओर आकर्षित होने लगे। फुटबॉल धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गया। बंगाल, गोवा, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही खेल जीवित रहा। पर केवल क्रिकेट को दोष देना भारतीय फुटबॉल की असफलताओं को समझने का आसान पर अधूरा तरीका है। दुनिया के दूसरे देशों में फुटबॉल तेजी से पेशेवर हो रहा था। जापान अपनी जे लीग बना रहा था, दक्षिण कोरिया युवा खिलाड़ियों के विकास में निवेश कर रहा था, और बाद में खाड़ी देशों ने आधुनिक फुटबॉल संरचनाएं खड़ी करनी शुरू कर दी।
लेकिन भारत में इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, फुटबॉल हमेशा लोगों के भरोसे चलता रहा, किसी एक इंस्टीट्यूशन के भरोसे नहीं। भारत में क्लब्स थे, ग्राउंड्स थे, लोग थे, प्लेयर थे, टैलेंट थे। बस कमी थी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो पूरे के पूरे सिस्टम को इकट्ठा ला सके। देखो, कोई भी सक्सेसफुल फुटबॉल कंट्री किसी एक खिलाड़ी की वजह से ग्रेट नहीं होती, बल्कि वो ऐसी फैसिलिटीज बनाती है जहां पे हजारों इनक्रेडिबली टैलेंटेड खिलाड़ी एक साथ पैदा हो सके। इंडिया ने कभी ऐसा किया ही नहीं। देश की आबादी करोड़ों में थी, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या भी करोड़ों में थी, लेकिन उन बच्चों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्काउटिंग नेटवर्क ही नहीं था। बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी छोटे शहरों और गांव में खो जाते थे, क्योंकि उन्हें सही कोचिंग और अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं थी। भारत समय समय पर महान खिलाड़ी पैदा करता रहा, पर एक कांस्टेंट अप्रोच फैसिलिटीज बनाने के लिए गायब थी। और यही वजह रही कि भारतीय फुटबॉल अक्सर कुछ चुनिंदा नामों पर निर्भर रही। 1990 के दशक में भाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल के स्टार बने। उन्होंने ऐसे दौर में उम्मीद जगाई जब राष्ट्रीय टीम लगातार संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब किसी देश का फुटबॉल स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ही कमजोर हो, तो किसी एक खिलाड़ी के आने या जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी सुनील छेत्री 40 साल की एज में इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के खेलते हैं। और इसके बाद भी असली कंट्रोवर्सी की जड़ बनी रही फेडरेशन। जहां फोकस खिलाड़ियों पे होना चाहिए था, वहीं सारा का सारा फोकस ले गया फेडरेशन, अपने पॉलिटिक्स के साथ, अपने मिसमैनेजमेंट के साथ, अपनी कंट्रोवर्सीज के साथ, अपनी बीच होती लड़ाइयों के साथ। एआईएफएफ ने इतना मिसमैनेजमेंट किया और यहां तक कि इतना ज्यादा करप्शन किया कि मैं भी सुन के हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई सालों से एआईएफएफ पर धीरे डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट साइटेडनेस और इंटरनल पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे हैं। क्लब ओनर्स, एक्स प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स ने बार बार भारत की हो रही फुटबॉल में एम्बैरेसमेंट का कारण एआईएफएफ को बताया है। इन सब में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक एस्ट्रोलॉजर को एआईएफ द्वारा 12 से 16 लाख रुपए दिए गए, और वजह क्या बताई गई कि ये प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और टीम सिलेक्शन में मदद कर रहे हैं। एक प्लेयर की टीम सिलेक्शन में एक एस्ट्रोलॉजर मदद करेगा या उसका खेल? इस फैसले से एआईएफएफ की इमेज पर भारी सवाल खड़े होते हैं। और समस्या यही नहीं रुकी। 2025 और 26 तक भारतीय फुटबॉल एक ऐसे संकट में फंस गया जिसने पूरे खेल के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल और भारतीय फुटबॉल में इकोनॉमिक मॉडल को लेकर एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच लड़ाई हो गई। लगभग 15 सालों से चल रहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेट ही नहीं कर पा रहे थे। पैसे का बंटवारा, प्रमोशन, रेलेगेशन और लीग के नियंत्रण को लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। बल्कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे के पूरे फुटबॉल कैलेंडर पर ही डाउट आ गए। क्लब्स को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, खिलाड़ियों के पैसे रुक गए, फॉरेन के खिलाड़ी इंडिया को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि टॉप लीडरशिप ही क्रम्बल कर चुकी है। और इसी दौरान इंडियन टीम की परफॉर्मेंस ने भी अपने फैंस को काफी निराश किया। भारत 2027 के एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने में भी असफल रहा। ये केवल एक टूर्नामेंट में जगह नहीं पाने की कहानी नहीं थी, ये उस गिरावट का प्रतीक था जो वर्षों से धीरे धीरे चल रही थी। भारत अपने ग्रुप की सबसे ज्यादा रैंकिंग वाली टीम थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाया। सबसे दर्दनाक झटका लगा बांग्लादेश से हारने के बाद। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत बांग्लादेश से हारा नहीं था। ये हार केवल 3 अंकों का नुकसान नहीं थी, इन 3 अंकों ने भारतीय फुटबॉल को कई दशक पीछे भेज दिया था। और अभी 2026 में एक और विवाद खड़ा हो गया। एआईएफएफ की महिला समिति की प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने ये संदेश दिया कि भारतीय फुटबॉल की समस्याएं केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि फेडरेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रगल है। इसी दौरान पूर्व कर्मचारियों, क्लब मालिकों और विशेष रूप से रंजीत बजाज जैसे लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि फुटबॉल विकास के लिए धन की कमी बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कानूनी लड़ाइयां, अधिकारियों की सुविधाएं और अन्य गैर जरूरी खर्चों के लिए बड़ी रकम खर्च कर दी जाती है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स की वजह से फैंस के बीच ये भावना आ चुकी है कि भारतीय फुटबॉल की प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही हैं। अगर इन सब चीजों को साथ में देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि भारतीय फुटबॉल की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब क्यों है। देखो, मैं अपनी हर कहानी के एंड में ये कहता हूं कि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है या फिर एक रे ऑफ होप है, पर यहां मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। मुझे दिखता है तो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और एक डार्क फ्यूचर।
अनटिल अनलेस भारतीय फुटबॉल को पूरी तरह से ओवरहॉल किया जाए। 2025 और 26 भारतीय फुटबॉल के लिए सबसे ज्यादा डार्क टाइम रहा है, और ये किसी एक हार, एक कंट्रोवर्सी या फेडरेशन की एक गलती की वजह से नहीं हुआ है। ये है कई दशकों से होती आ रही समस्याओं का विस्फोट, और ये होना तो तय था, आज नहीं तो कल। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मुझे लगता है इंडियन फैंस ने अब फीफा वर्ल्ड कप जाने का सपना भी छोड़ दिया है। अब उनका सपना सिर्फ ये है कि इंडियन फुटबॉल टीम आखिर मैचेस कब जीतेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताओ क्या आपको अभी भी इंडियन फुटबॉल के लिए कोई होप दिखाई देती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।